भारत और चीन के ग्रोथ मॉडल का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत चीन पर कितना यकीन कर सकता है, क्योंकि पूरे 5 साल के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ एक फ्रेम में इस तरह से नजर आए हैं। इन तस्वीरों का पूरा विश्लेषण हम करेंगे। ये जो नई नई दोस्ती दोबारा हुई है वो करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये 2 तस्वीरें देखिए जिनसे आप भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को समझ सकते हैं। एक तस्वीर है 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी की, जो पूरे उत्साह के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर उनसे 3 साल छोटे 71 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें अपने विमान से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर लगे हैंडल्स का सहारा लेना पड़ रहा है। धीरे धीरे वो नीचे उतर रहे हैं और इन दोनों तस्वीरों में आज आपको भारत और चीन की मौजूदा स्थिति भी नजर आएगी। जरा देखिए। एक तरफ चीन है जिसे सहारे की जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे शी जिनपिंग को इस समय सहारे की जरूरत पड़ रही है। दूसरी तरफ भारत है जो बिना सहारे के बहुत ही उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है और जो आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। और इसी तरह अगर आप देखेंगे तो इन दोनों नेताओं की पूरी बॉडी लैंग्वेज में भी आपको वही नजर आएगा जो इनके देशों में हो रहा है। देखिए। तो आज ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें, इनमें ये नेताओं की जो चाल है ये देश की चाल भी बता रही है। चीन की चाल, शी जिनपिंग की चाल बता रही है कि चीन की चाल आज कैसी है, चीन की स्थिति कैसी है। और प्रधानमंत्री मोदी की जो चाल है वो भारत की स्थिति को बता रही है कि भारत की स्थिति इस समय कैसी है। शी जिनपिंग धीरे धीरे सहारा लेकर धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जबकि उम्र में उनसे बड़े हैं तो भी वो कितने उत्साह के साथ, तेजी के साथ, स्फूर्ति के साथ नीचे उतर रहे हैं। तो ये दोनों देशों की भी एक तुलना है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 5 वर्षों के बाद पहली बार रशिया के कजान शहर में द्विपक्षीय बैठक हुई है, जिसमें दोनों नेताओं ने उस समझौते का स्वागत किया है जिसके तहत लद्दाख के डेप्सांग और डेमचौक में सीमा पर यानी LAC पर गलवान हिंसा से पहले की स्थिति को अब बहाल किया जाएगा। 5 वर्षों के बाद हुई यह द्विपक्षीय बैठक करीब 50 मिनट तक चली, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। और इस समय इन तस्वीरों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और लोग ये भी कह रहे हैं कि आज इन तस्वीरों को देखने के बाद पाकिस्तान की सरकार को शायद नींद नहीं आएगी और पश्चिमी देशों के नेता भी आज चिंता में डूब गए होंगे। आज की इस बैठक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 3 बड़ी बातें कही हैं, जिनका मतलब यह माना जा रहा है कि वो सीमा विवाद के बाद अब भारत के साथ अपने रिश्तों को स्थिरता देना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को ठीक तरीके से संभालना चाहिए। दूसरा, अपने संबंधों को स्थिर बनाए रखने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और तीसरा, इस समय पूरी दुनिया इस बैठक को देख रही है और वो चाहते हैं कि भारत और चीन अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को निभाएं। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों की प्राथमिकता सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही
आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता ही भारत और चीन के संबंधों की नींव हो सकते हैं। अब जरा सुनिए दोनों नेताओं ने क्या कहा। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। कजान में आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। ये हमारे लिए 5 वर्षों में औपचारिक बैठक करने का पहला मौका है। हमारे दोनों देशों के लोग और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इस बैठक पर नजरें हैं। चीन और भारत दोनों प्राचीन सभ्यताएं, विकासशील देश और ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। हम दोनों अपने अपने आधुनिकीकरण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण दौर में हैं। ये हमारे दोनों देशों और लोगों के मूलभूत हितों की सर्वोत्तम सेवा करता है। दोनों पक्षों के लिए इतिहास की प्रवृत्ति और हमारे द्विपक्षीय संबंधों की सही दिशा को बनाए रखने के लिए अधिक संचार और सहयोग करना, मतभेदों और असहमतियों को ठीक से संभालना और एक दूसरे की विकास आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करना जरूरी है। Properly handle our differences and disagreements and to facilitate each other's pursuit. दोनों पक्षों के लिए हमारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाना भी जरूरी है। विकासशील देशों की ताकत और एकता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में योगदान के लिए उदाहरण बने। मुझे यकीन है कि हम यहाँ कुछ पलों में बदलाव देखेंगे। मैं हमारे द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों के मुद्दों पर महामहिम के साथ विचारों का आदान प्रदान करने के लिए तैयार हूं। I'm prepared to exchange views with Your Excellency on our bilateral relationship and issues of mutual interest. ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये पूरी दुनिया ने 5 साल में पहली बार इस तरह की तस्वीर देखी है, जब शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी एक दूसरे के आमने सामने टेबल पर बैठे हैं और द्विपक्षीय बातचीत दोनों देशों के बीच में इस तरह से हुई है। 5 साल के बाद ऐसी तस्वीर देखने को मिली है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी भारत के लिए भी और चीन के लिए भी। और इन दो बड़े देशों के बीच में ये जो सहमति बनी है और एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई है, एक नए रिश्ते की जो शुरुआत हुई है, इसका असर न सिर्फ भारत और चीन पर पड़ेगा, एशिया पर पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया की जो राजनीति है, वैश्विक राजनीति है, उस पर भी इसका बहुत असर आगे आने वाले समय में पड़ने वाला है। ये बहुत बड़ी घटना है और बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और इस बैठक में यह भी फैसला हुआ है कि इस समझौते को लागू कराने के लिए दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों की एक बैठक होगी। दोनों ने अपनी अपनी टीम की घोषणा कर दी है। इसमें भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल शामिल होंगे और चीन की तरफ से वहां के विदेश मंत्री वांग यी चीन के विशेष प्रतिनिधि इस काम के लिए रहेंगे। Naturally, the two leaders welcomed the agreement reached between the two sides through sustained dialogue over the last several weeks in diplomatic as well as military channels. Prime Minister Modi underscored the importance of not allowing differences on boundary-related matters
to disturb peace and tranquility on our borders. And in this context, the two leaders noted that the special representatives on the India-China boundary question have a critical role to play in the resolution of the boundary question and for the maintenance of peace and tranquility in the border areas. Accordingly, they instructed the special representatives to meet at an early date and to continue their efforts in this regard. तो शी जिनपिंग 2013 के बाद से अब तक लगातार 11 साल से चीन के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी 2014 से लेकर अब तक यानी 2024 तक पिछले 10 साल से लगातार भारत के प्रधानमंत्री हैं। दोनों ही दुनिया के सबसे शीर्ष नेताओं में गिने जाते हैं। दोनों की उम्र हमने आपको पहले बता ही दी है, लगभग एक जैसी ही है। प्रधानमंत्री मोदी 74 साल के हैं, शी जिनपिंग 71 साल के हैं और दोनों ही अपने अपने देश की राजनीति में बहुत स्थायी हो चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच कुल मिलाकर 22 मुलाकातें हुई हैं, जिनमें आखिरी द्विपक्षीय वार्ता वर्ष 2019 में तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें यहां शी जिनपिंग को आमंत्रित किया था। और अब पूरे 5 साल के बाद पहली द्विपक्षीय वार्ता रशिया के इस कजान शहर में आज हुई है। ये पुरानी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब भारत में शी जिनपिंग आए थे। और यहां एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लद्दाख की गलवान घाटी में जून 2020 में जो हिंसा हुई थी और उसके बाद ऐसे कई मौके आए जब G20 और ब्रिक्स जैसे सम्मेलनों में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसके पीछे भारत में हुए लोकसभा के चुनाव भी हो सकते हैं। कैसे, ये समझिए। हो सकता है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ऐसी उम्मीद रही होगी कि जब 2024 में भारत में लोकसभा चुनाव होंगे तो शायद नरेंद्र मोदी या तो चुनाव हार जाएं, ऐसी उन्होंने कामना की होगी, या यह भी हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि प्रधानमंत्री मोदी पहले के मुकाबले बहुत कमजोर हो जाएंगे और तब या तो वो नई सरकार के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे जहां वो अपनी शर्तों को आसानी से मनवा पाएंगे, जहां चीन भारत को डोमिनेट कर पाएगा, या फिर अगर प्रधानमंत्री मोदी भी एक कमजोर रूप में उनके सामने आएंगे तो उन्हें बार्गेन करने में आसानी होगी। तो इसके पीछे एक लॉजिक यह भी हो सकता है कि पिछले 5 साल में, पिछले 4 साल में 2020 के गलवान हिंसा के बाद से लेकर अब तक चीन को अचानक अब ऐसा क्यों लगा कि भारत के साथ समझौता कर लेना चाहिए। अब अचानक ऐसा क्या हुआ है? तो एक कारण इसके पीछे यह भी हो सकता है कि शायद चीन 2024 के लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहा था और चीन को शायद अपने मन में यह उम्मीद रही होगी, कोशिश भी उसने की होगी कि प्रधानमंत्री मोदी दोबारा ना लौटे। लेकिन जब चीन का यह सपना पूरा नहीं हुआ, जब ऐसा नहीं हुआ, तो भारत में लोकसभा चुनाव होने के सिर्फ 4 महीने के बाद आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं और यह कहीं ना कहीं यह बताता है कि यह द्विपक्षीय वार्ता शायद लोकसभा चुनावों की वजह से नहीं हो पा रही थी। चीन इंतजार करना चाहता था, देखना चाहता था कि देखते हैं लोकसभा चुनाव के बाद क्या होता है, क्योंकि चीन के पक्ष में कमजोर भारत उन्हें सूट करता है। चीन चाहता है कि भारत कमजोर रहे, चीन चाहता है कि भारत का नेतृत्व कमजोर हो जाए, चीन चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो ताकत है वो कम हो जाए ताकि वो अपनी शर्तें मनवा सके। आज हम आपको आज के दिन की सबसे शक्तिशाली तस्वीरें भी दिखाएंगे जो आज पश्चिमी देशों को बहुत चुभ रही होगी। यह तस्वीर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है। और ये तीनों दुनिया के सबसे बड़े और स्थायी नेता हैं, जिनमें नरेंद्र मोदी पिछले 10 वर्षों से भारत के प्रधानमंत्री हैं, व्लादिमीर पुतिन पिछले 12 वर्षों से रशिया के राष्ट्रपति हैं, शी जिनपिंग पिछले 11 वर्षों से लगातार चीन के राष्ट्रपति हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए, सबसे स्थायी नेता हैं ये दुनिया के। इन तस्वीरों की खास बात यह है कि इनमें राष्ट्रपति पुतिन की भूमिका एक म्यूचुअल फ्रेंड की है, कॉमन फ्रेंड की, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी के भी दोस्त हैं और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी दोस्त हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि कल डिनर से पहले जो म्यूजिक कॉन्सर्ट हुआ था
उसके जरिए राष्ट्रपति पुतिन पश्चिमी देशों के नेताओं को यह बताना चाहते हैं कि जब दुनिया की 36% आबादी के 2 बड़े नेता उनके साथ खड़े हैं तो उन्हें पश्चिमी देशों के किसी भी प्रतिबंध की चिंता नहीं है और पश्चिमी देशों का कोई भी प्रतिबंध राष्ट्रपति पुतिन को या इतने बड़े ग्रुप को अलग थलग कैसे कर सकता है। हालांकि इन तस्वीरों से पश्चिमी देशों के मीडिया को बड़ी तकलीफ हुई है और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि अपने देशों की जनता के दबाव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आखिरकार समझौता कर लिया है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह भी लिखा कि इस समझौते के बाद भी भारत और चीन के रिश्तों में मतभेद बने रह सकते हैं। एक और यूएस न्यूज और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस तरह की बातें अपने लेखों में लिखी कि इससे आप समझ सकते हैं कि जब भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं हो रही थी तब ये सारे देश इसे भारत के लिए चिंताजनक बता रहे थे और आज जब ये द्विपक्षीय वार्ता हो गई तब भी इन देशों का मीडिया इससे खुश नहीं है। अब भी इस द्विपक्षीय बैठक को लेकर शक जताया जा रहा है, एक तरीके से की आलोचना हो रही है और कहा जा रहा है कि ये समझौता स्थायी नहीं हो सकता। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत और चीन आपस में लड़ते रहे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत हमेशा ऐसे ही बंद रहे, वो एक दूसरे से नजरें चुराते रहे, वो एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, एक दूसरे को देखकर भी अनदेखा कर दें। यही तो पश्चिमी देश चाहते थे, भारत के दुश्मन यही चाहते थे, चीन के दुश्मन भी यही चाहते थे और ये 2 महाशक्तियां एक साथ कहीं खड़ी ना हो जाएं, पश्चिमी देश ये नहीं चाहते। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन तस्वीरों में भारत, रशिया और चीन आपको दिखाई दे रहे हैं और ये 3 वो नेता हैं जो दुनिया के सबसे स्थायी नेता हैं, जो लगातार पिछले 10, 11 और 12 साल से अपने अपने देशों का नेतृत्व संभाले हुए हैं। बाकी हर देश में बदलाव हो चुका है, नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, कई प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, राष्ट्रपति बदल रहे हैं, लेकिन इन तीनों देशों में पिछले 10 से 12 वर्षों में सिर्फ यही नेता हैं और अगले 5 वर्षों तक आपको यही नेता कम से कम इन 3 देशों में नजर आने वाले हैं। इसलिए इस नेतृत्व में एक स्थायित्व है। भारत अकेला ऐसा देश है जो अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध रखता है, रशिया के साथ भी अच्छे संबंध रखता है और अब चीन के साथ भी भारत के संबंध पहले से बेहतर हो रहे हैं। अकेला ऐसा देश सिर्फ भारत है। आज ब्रिक्स देशों के 16वें समिट का आयोजन हुआ जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध से लेकर आर्थिक संकट, क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर बात की और यह भी कहा कि यूपीआई पेमेंट्स भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारत ब्रिक्स देशों के साथ यूपीआई सिस्टम शेयर करने के लिए तैयार है। जबकि राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अब दुनिया मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है जिसमें शक्ति के केंद्र अब 1 या 2 देश नहीं है। Объединения в текущем году. Мы стремились в делах в решении насущных глобальных и региональных проблем. Bismillahirrahmanirrahim. جناب آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور محترم فدراسیون روسیه. This, the 16th
BRICS summit in this beautiful city of Kazan. It is fitting that we hold the BRICS summit in a city that is so rich in heritage and culture. तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं रशिया के कजान शहर से, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखी, जिसमें आपको दुनिया के 3 सबसे बड़े नेता एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों की नींद उड़ा दी होगी। और बड़ी बात यह है कि ये समझौता आखिर हुआ कैसे भारत और चीन के बीच में। तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये समझौता राष्ट्रपति पुतिन ने करवाया हो या उनकी भूमिका इसमें जरूर रही हो। जिस तरीके से राष्ट्रपति पुतिन अभी बीच में खड़े हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके, दूसरी तरफ राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, और यह भी हो सकता है कि इस समय की जो वैश्विक स्थिति है उसे देखते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने इस समझौते में इन दोनों नेताओं का हाथ मिलवाने में, इनकी दोस्ती फिर से बहाल करने में, दोनों देशों को फिर से करीब लाने में और सीमा विवाद को सुलझाने में हो सकता है कि राष्ट्रपति पुतिन ने भी अपनी एक भूमिका निभाई हो। इससे सबका जो कद है वो बढ़ेगा। कहते हैं कि अगर दुश्मन में भी कुछ अच्छाई हो तो उससे सीखने में कोई बुराई नहीं होती। वैसे तो चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। चीन ने हमेशा हमें धोखा ही दिया है और आगे भी चीन के साथ हमें बहुत संभल कर चलना होगा। लेकिन अगर हमें चीन को रोकना है, अगर हमें चीन से ज्यादा मजबूत बनना है, तो हमें यह भी देखना होगा कि चीन में आखिर ऐसी क्या खास बात है जो हम में नहीं है। चीन ने कौन कौन सी नई बातें, नई चीजें अपने देश में की हैं जिनसे भारत सीख सकता है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर और अलग अलग देशों के बिजनेस मॉडल पर आप इसे अपनी एक क्लास की तरह लीजिए और आप देखिएगा, ध्यान से जब आप देखेंगे तो आज आप देखेंगे कि चीन यहां तक पहुंचा कैसे। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी भारत और चीन में ही क्यों है, और इन दोनों देशों के अलावा किसी भी देश की आबादी 50 करोड़ तक भी पहुंची क्यों नहीं है? इसके 2 प्रमुख कारण हैं, जिनमें पहला कारण यह है कि भारत और चीन में दुनिया की सबसे प्राचीन मानव सभ्यता का विकास हुआ। हमारी सभ्यताएं सबसे प्राचीन है, जिसके कारण इन दोनों देशों में इंसानों की आबादी बहुत पहले से थी और बहुत तेजी से विकसित हुई। इसका कारण है हमारी प्राचीन संस्कृति, और दोनों देशों में है ये। दूसरा, इन दोनों ही देशों की जलवायु ऐसी थी कि यहां ना तो पश्चिमी देशों की तरह बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और ना ही अरब देशों की तरह यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। इन्हीं कारणों से भारत और चीन में इंसानों की आबादी का सबसे ज्यादा विकास हुआ और आज दुनिया की लगभग 36% आबादी अकेले इन 2 देशों में रहती है, यानी भारत और चीन में रहती है 36% आबादी पूरी दुनिया की। इनमें दुनिया के 800 करोड़ लोगों में 145 करोड़ लोग भारत में रहते हैं और लगभग 142 करोड़ लोग चीन में रहते हैं। और दोनों देशों में एक बड़ी समानता यह भी है कि आजाद देश के तौर पर, आजाद राष्ट्र के तौर पर भारत और चीन का सफर लगभग एक साथ एक ही दौर में शुरू हुआ था। भारत को 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिली और चीन में 1 अक्टूबर 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया था और चीन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना तब बना था। तो हमारा सफर शुरू होता है 1947 में और चीन का होता है 1949 में। यह वो दौर था जब भारत और चीन लगभग बराबरी पर थे। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में ज्यादा अंतर नहीं था। 1950 में चीन की अर्थव्यवस्था 2,80,000 करोड़ रुपए की थी और भारत की अर्थव्यवस्था 2,50,000 करोड़ रुपए की थी। और भारत उस समय चीन से मजबूत स्थिति में दिख रहा था, क्योंकि भारत सिर्फ 35 करोड़ की आबादी के साथ 54 करोड़ की आबादी वाले चीन की अर्थव्यवस्था के बिल्कुल नजदीक खड़ा हुआ था। हमारी आबादी कम थी, चीन की आबादी ज्यादा थी, लेकिन अर्थव्यवस्था बराबर की थी। फिर वर्ष 1960, 1965, 1970, 1977, 1980 और 1988 तक भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं में बहुत बड़ा अंतर नहीं आया और भारत की जीडीपी उतनी ही विशाल बनी रही जितनी विशाल जीडीपी चीन की थी। यानी अर्थव्यवस्था के मामले में दोनों बराबरी पर चल रहे थे 1988 तक। और वर्ष 1981 में दोनों देश एक दूसरे के बहुत नजदीक थे अर्थव्यवस्था के मामले पर।
उस समय चीन की जीडीपी 16,30,000 करोड़ रुपए की थी और भारत की जीडीपी 16,10,000 करोड़ रुपए की थी। और 1987 में भारत की अर्थव्यवस्था ने चीन को पीछे छोड़ दिया था। अगर आप यहां पर देखेंगे तो देखिए यह पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। 1987 अगर आप देखेंगे, यह वो समय है जब भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया था। और आप देखिए, अगर आप 1950 से देखेंगे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, तो आपको यहां बराबरी तक पूरा नजर आएगा 1987 तक यहां। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, यहां अगर आप देखें, यह भारत की अर्थव्यवस्था है 23.2 लाख करोड़ रुपए की 1987 में। और यहां आप देखेंगे चीन की अर्थव्यवस्था है 22.7 लाख करोड़ रुपए की। यानी इस पॉइंट पर हम चीन से आगे थे। हमारी अर्थव्यवस्था 1987 में 1987 में चीन से ज्यादा थी। लेकिन फिर अगर आप देखेंगे तो तस्वीर बदलनी शुरू हो गई इसके बाद। और कैसे, आप देखिए चीन की अर्थव्यवस्था हमें यहां से पीछे छोड़ते छोड़ते कैसे ऊपर तक गई। आज वो 1,522 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था है और हम सिर्फ 324 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था के साथ यहां हैं और चीन वहां बैठा है। लेकिन 1987 तक हम चीन से आगे थे। और आज चीन अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो 1,522 लाख करोड़ रुपए की है। और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन यह अभी 400 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को भी हम छू नहीं पाए हैं। और मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाता हूं। अभी आपने देखा कि वो कौन सा समय था जब भारत चीन से पीछे रह गया। आगे हम कब थे वो तो आपने देख लिया बीच में, लेकिन हम पीछे कब रहे, अब आप जरा देखिएगा। ये वो समय है 1987। फिर 1990 में अगर आप देखें तो 1990 के आसपास चीन ने हमें पछाड़ना शुरू किया। वर्ष 2000 आया, चीन आपको दिखाई देगा बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हमसे आगे निकल रहा है। 2010 आया, 2010 से पहले ही देखिए चीन की छलांग, देखिए कैसी छलांग उसने लगाई है। और फिर 2020, और फिर आप देख सकते हैं यहां पर भारत को अगर आप देखेंगे तो 1990, ये वो पॉइंट है 1990-91 के आसपास जब हमने अपनी इकोनॉमी को खोला। हमारे देश में लिबरलाइजेशन हुआ जब नरसिम्हा राव की सरकार थी। और यहां से आप देखिए हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़नी शुरू हुई है, धीरे धीरे बढ़ रही है और हम यहां तक आ गए हैं। लेकिन चीन के मुकाबले कुछ नहीं है। चीन के मुकाबले तो हम बहुत पीछे हैं आज भी। बड़ा सवाल यह है कि वर्ष 1987 के आसपास भारत में ऐसा क्या हुआ कि भारत चीन से इतना पीछे छूट गया और चीन की अर्थव्यवस्था इतनी विशाल बन गई। यह वो दौर था जब भारत के राजनेता और भारत के लोग अपनी सारी ताकत जातियों के संघर्ष में लगा रहे थे, जबकि चीन अपनी सारी ताकत जीडीपी को मजबूत करने में लगा रहा था। यानी भारत में जाति चल रही थी और चीन में जीडीपी चल रही थी। जाति वर्सेस जीडीपी। चीन की कहानी जीडीपी के आसपास घूमती है और हमारी कहानी जाति के आसपास घूमती है। 1980 के दशक में भारत में अर्थव्यवस्था, रोजगार, फैक्ट्री और कारखानों का मुद्दा कहीं भी चर्चा में था ही नहीं। इनकी कोई चर्चा नहीं हो रही थी। इनकी जगह भारत में सिर्फ मंडल और कमंडल की राजनीति हो रही थी। वर्ष 1980 में मंडल आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उस पर हमारे देश में जातियों को लेकर बहुत राजनीति हुई। और फिर 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया, जिससे ओबीसी समुदाय को आरक्षण मिला। और इसके कारण हमारे देश में उस समय बड़े पैमाने पर देशव्यापी आंदोलन हुए। जातियों की इस राजनीति में उलझकर भारत जीडीपी के मामले में चीन से पीछे छूटता चला गया, क्योंकि हमारा ध्यान जीडीपी पर नहीं था, हमारा ध्यान जातियों पर था। दूसरी तरफ इसी दौर में चीन में क्रांतिकारी बदलाव हो रहे थे और वहां के लोगों ने अपने देश को अमीर बनाने के लिए दिन रात मेहनत शुरू कर दी थी। वर्ष 1976 में जब माओ त्से तुंग की मृत्यु हुई और इसके बाद वर्ष 1978 में डेंग शियाओपिंग चीन के सबसे बड़े नेता बन गए, तब चीन में कई बड़े
बदलाव हुए। डेंग श्याओपिंग ने चीन को अमीर बनाने के लिए सबसे पहले चीन के कृषि क्षेत्र को कम्युनिस्ट व्यवस्था से निकालकर यह ऐलान किया कि अब से किसान खुद ये तय करेंगे कि वो अपनी कृषि भूमि पर किस फसल की खेती करना चाहते हैं, जबकि पहले की व्यवस्था में चीन के किसानों की जमीन की जो असली मालिक है वो सरकार होती थी और किसान चीन में सिर्फ मजदूर बनकर काम करते थे। लेकिन डेंग ने इस व्यवस्था को समाप्त करके किसानों को पूरी आजादी दे दी, पहले से ज्यादा अधिकार दिए और कृषि क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया। यह बताया कि अगर चीन की एक बड़ी आबादी कृषि क्षेत्र में काम कर रही है तो सबसे पहले किसानों का खुशहाल होना जरूरी है, जबकि भारत की भी एक बड़ी आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर थी, आज भी है। इसीलिए भारत अपने आप को कृषि प्रधान देश कहता है। लेकिन भारत के किसानों के इस सशक्तिकरण को लेकर भारत में इस तरह के नए प्रयास कभी नहीं हुए। हमने अपने देश के किसानों को सिर्फ सब्सिडी दी और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। वर्ष 1950 में चीन की 80% आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर थी, खेती पर निर्भर थी। 80% आबादी जो उसकी जीडीपी में 55% का योगदान देती थी, जबकि भारत की 72% आबादी कृषि के क्षेत्र पर निर्भर थी इसी समय में, और ये उसकी जीडीपी में 54% का योगदान देती थी। दोनों देशों में आप समझ लीजिए 1950 में चीन की 80% आबादी खेतीबाड़ी कर रही है, हमारी भी 72% आबादी खेतीबाड़ी कर रही है, लगभग एक जैसा था। लेकिन आज चीन की सिर्फ 22% आबादी कृषि पर आधारित है, कृषि पर निर्भर है, जो उसकी जीडीपी में सिर्फ 7% का योगदान देती है, जबकि भारत में आज भी 55% आबादी कृषि पर ही निर्भर है और उसकी जीडीपी में यानी भारत की जीडीपी में सिर्फ 15% का योगदान कृषि का सेक्टर देता है। यानी संख्या जो है जो कृषि पर आधारित निर्भर है वो संख्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी जीडीपी में कृषि का योगदान लगातार कम होता जा रहा है। चीन और भारत के किसानों में सबसे बड़ा अंतर यह कि आज चीन में एक किसान परिवार की सालाना आमदनी 15 लाख रुपए से ज्यादा है, लेकिन भारत में एक औसतन किसान परिवार की सालाना आमदनी सिर्फ 1.5 लाख रुपए के आसपास है। और इससे आप दो बातें समझ सकते हैं। पहली बात यह कि जिस भारत में किसानों को वोट बैंक समझा गया, वहां किसानों की आय में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई और किसानों के जीवन में कुछ नहीं बदला। लेकिन जिस चीन में किसान सरकार के लिए वोट बैंक नहीं थे, वहां किसानों के सशक्तिकरण के लिए ऐसी योजनाएं लागू हुई जिससे किसानों की एक बड़ी आबादी दूसरे क्षेत्रों में जाकर काम करने लगी और ऐसे लोग भी अमीर होते चले गए। जबकि जिन लोगों ने कृषि क्षेत्र को नहीं छोड़ा, खेतीबाड़ी को नहीं छोड़ा, उन लोगों की आमदनी में भी कई गुना की वृद्धि हुई और यह सब 1970, 80 और 90 के दशक में हुआ, जब हम किसी और चीज में व्यस्त थे। अगर आप देखेंगे हमें, तो हम तो 1975 में हमारे देश में इमरजेंसी लग गई थी। उस समय एक पूरा की पूरा कालखंड हमारा 1975 से लेकर 1980 तक सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गया क्योंकि हमारे देश में इमरजेंसी थी, हम अंदरूनी राजनीति से संघर्ष कर रहे थे। उसके बाद हमारे देश में अगर आप देखेंगे 1987 और उसके बाद हमारे देश में गठबंधन सरकारों का दौर आया। इस कालखंड में भारत चीन से इसलिए भी पिछड़ गया क्योंकि भारत की राजनीति में गठबंधन सरकारों का दौर चल रहा था, जबकि चीन में वहां की सरकार के सामने ऐसी कोई राजनीतिक चुनौती नहीं थी। अगर मेरे पीछे आप फिर से दोबारा देखेंगे, मैं आपको दोबारा से वो ग्राफ दिखाता हूं और देखिए, अगर आप वापस से देखेंगे उस ग्राफ को तो आप देखिए हमारे देश में 1987 के बाद अगर आप देखें 1989, 90 ये वो दौर है जब गठबंधन की सरकारें हमारे देश में आईं और गठबंधन की सरकारें हमारे देश में स्थिर नहीं थी और वो वोट पाने के लिए सिर्फ जातियों का इस्तेमाल कर रही थी, देश को जातियों में बांट रही थी, जीडीपी पर किसी का कोई ध्यान नहीं था। इसलिए अगर आप देखेंगे इस दौर से लेकर और लगभग यहां तक आपकी जो इकोनॉमी है वो कोई ज्यादा तेजी से बढ़ी नहीं है। और जब हमने यहां 2001 में बड़ा कदम उठाया लिबरलाइजेशन का, तब हमारी इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हुई है। और यहां अगर आप देखेंगे 2014 के आसपास अगर आप यहां देखें, यहां से हमने लगातार काम किया है और लगातार हमारी इकोनॉमी
बढ़ती चली गई। चीन में नेता बदल सकते हैं, लेकिन वहां का शासन वैसा ही रहेगा। हमारे देश में समस्या दूसरी है। अगर रोजगार और बेहतर जीवन के लिए गांवों से शहरों में लोगों का लगातार पलायन हुआ तो चीन में कभी आर्थिक खुशहाली नहीं आएगी। ये वहां के नेता समझ गए थे, और गांवों का पिछड़ापन चीन को हमेशा गरीब बनाकर रखेगा। इसलिए इस बिजनेस मॉडल को भी आप अच्छी तरह से समझिए। भारत के बारे में कहते हैं कि भारत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है, असली भारत गांव में बसता है। चीन में भी एक समय में ऐसा ही था, और इस सोच के साथ वर्ष 1980 में चीन में एक नया मास्टर प्लान लागू हुआ जिसका नाम था टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस। इसके तहत चीन ने अपने देश के अलग अलग गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित किए और इनमें अलग अलग उत्पादों की फैक्ट्रियां और कारखाने लगाने शुरू किए, जिससे चीन के गांवों की रूपरेखा पूरी तरह से बदल गई। गांव विकसित होने लगे और गांव के लोगों को रोजगार के लिए शहर नहीं जाना पड़ा। ग्रामीण इलाकों में बड़े बड़े बाजार, फैक्ट्रियां और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने से गांव के लोगों ने शहरों की तरफ रोजगार के लिए पलायन बहुत कम किया, और इससे चीन में ऐसा विकास हुआ जिसमें शहर और गांवों के बीच पिछड़ेपन की खाई काफी हद तक समाप्त हो गई, जो कि हमारे देश में ऐसा नहीं हो पाया। IMF के रिसर्च पेपर में यह बताया गया कि चीन के इस मास्टर प्लान से वहां 12 करोड़ लोगों ने गांव में ही रोजगार मिलने की वजह से शहरों में पलायन नहीं किया, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी चीन के गांवों की हिस्सेदारी 3% से बढ़कर 30% हो गई। जबकि भारत में ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई। भारत में गांवों को औद्योगिक विकास से अलग रखा गया और शहरों को सभी सरकारों में प्राथमिकता दी गई, जिससे शहरों में गांवों से आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। और आज उदाहरण के लिए राजधानी दिल्ली में ही 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। इनमें आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो रोजगार के लिए देश के अलग अलग राज्यों और गांवों से अपने अपने घरों को छोड़कर दिल्ली में काम कर रहे हैं। और दिल्ली की बात नहीं है, चाहे आप मुंबई ले लीजिए, बेंगलुरु ले लीजिए, कोई भी बड़ा शहर ले लीजिए, हमारे इन तमाम बड़े मेट्रो शहरों में वही लोग ज्यादा हैं जो अपने अपने राज्यों से और गांवों से रोजगार के लिए इन शहरों में आ गए हैं, क्योंकि गांवों में नौकरियां नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने भारत के बाजार को दुनिया के लिए खोलकर लिबरलाइजेशन को लागू किया, लेकिन भारत को इसका ज्यादा लाभ नहीं हुआ, और इसका कारण यही था कि भारत सिर्फ संघर्ष करने के लिए प्रयास कर रहा था, और भारत में सरकारों पर राजनीतिक दबाव भी बहुत ज्यादा था, जबकि चीन में सरकारों पर ऐसा कोई दबाव नहीं था। और चीन की एक अलग बात यह भी है कि उसने तानाशाही का इस्तेमाल वहां बड़े बदलाव लाने के लिए किया, जो कि हमारे देश में हो नहीं सकता था। हमारे देश में गठबंधन की सरकारें चल रही थी और खुद प्रधानमंत्री के हाथ बंधे हुए रहते थे गठबंधन की वजह से, इसलिए कोई भी प्रधानमंत्री जो कोalition सरकारों का प्रधानमंत्री था बड़े बदलाव नहीं कर पाया। गठबंधन सरकारें आप देख लीजिए, 1989, 90, 96, 97, 98 कितने सारे प्रधानमंत्री, ये वो दौर था जब हमारे देश में बनते चले गए, लेकिन इनमें से किसी के पास भी वो शक्ति नहीं थी कि वो मूलभूत परिवर्तन हमारे देश में कर सके। लेकिन चीन में ये सब हो रहा था। इन सब नेताओं का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता था, किसी तरह उनकी सरकार बच जाए या किसी तरह अगले चुनाव में वो वापस जीत कर आ जाए, और उसके लिए जनता को खुश करना आवश्यक था। 1970 के दशक में चीन में जनसंख्या नियंत्रण के लिए 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू हुई, जबकि भारत ने इस दिशा में अपने जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया। अगर भारत के नेता ऐसा कर देते तो चुनाव हार जाते। संजय गांधी ने एक बार कोशिश की थी और उसकी कितनी आलोचना हुई थी आपने देख लिया। चीन ने अपने लोगों को शिक्षित और स्किल्ड बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की, जबकि भारत शिक्षा और रोजगार के मामलों में सिर्फ आरक्षण की राजनीति करता रहा। 1986 में चीन में एक राष्ट्रव्यापी योजना लागू हुई, जिसके तहत वहां हर बच्चे के लिए कम से कम 9 साल स्कूल में पढ़ना अनिवार्य था। और यह योजना चीन में इसलिए लागू हो पाई क्योंकि वहां तानाशाही थी, वहां के नेताओं को चुनाव जीतकर वापस सरकार में नहीं लौटना था, और इससे चीन को कई फायदे भी हुए। हम यहां लोकतंत्र की आलोचना नहीं कर रहे, चुनाव की आलोचना बिल्कुल नहीं कर रहे, सिर्फ आपको यह बता रहे हैं क्योंकि चीन में चुनाव नहीं होते, चीन में लोकतंत्र नहीं है, इसलिए वहां के नेता के लिए, वहां की सरकार के लिए कड़े फैसले लेना आसान हो जाता है। वर्ष 1982 में जहां चीन में साक्षरता दर सिर्फ 66% थी, वो आज इस योजना के कारण 97% हो गई।
सबसे बड़ी बात यह कि चीन ने अपने नागरिकों को स्किल्ड बनाने पर बहुत जोर दिया, जबकि भारत की सरकारों ने पहले कभी भी स्किल्ड लेबर की ताकत को समझा ही नहीं। और अब कहीं जाकर जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है, तब हमने स्किल इंडिया की बात की है। 1990 के दशक में जब टीवी, रेफ्रिजरेटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मांग बढ़ रही थी, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के पास इनके उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधन और लेबर नहीं था, तब चीन ने इसका फायदा उठाया और चीन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सबसे बड़ा हब बन गया। चीन की इन्हीं योजनाओं के कारण आज उसे दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। वर्ष 1950 में जहां ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में चीन की हिस्सेदारी 5% से कम थी, वो अब 31.6% हो गई है, जिसका मतलब यह है कि आज दुनिया के हर 100 में से 31 प्रोडक्ट्स का उत्पादन अकेले चीन करता है। इसके अलावा आज दुनिया के 70% एयर कंडीशनर्स, 72% मोबाइल फोन, 60% जूते, 80% सोलर पैनल, 51% सीमेंट, 52% कोयला और 54% स्टील का उत्पादन अकेले चीन कर रहा है। और चीन की स्थिति इसलिए है क्योंकि उसने ऐसी योजनाएं लागू की जो उसके लोगों के हित में थी, जबकि भारत में गठबंधन सरकारों की राजनीति जाति और आरक्षण जैसे मुद्दों के कारण वैसे बड़े और अहम फैसले नहीं ले पाई जिनसे भारत को फायदा हो सकता था। एक और बड़ी खूबी चीन की यह है कि वो अपने देश की समस्याओं को गंभीरता से लेता है और ऐसी योजनाएं बनाता है जिससे भविष्य में उसे फायदा हो। एक बड़ा नया उदाहरण आपको देते हैं। चीन में लोगों की हाइट जो है वो बहुत कम होती है और लोगों की कम हाइट को देखते हुए वहां की सरकारों ने लाइफस्टाइल और लोगों को खाने में मिलने वाली जरूरी पोषक तत्वों को लेकर नई योजनाएं बनाई, जिससे अब चीन के 18 से 44 वर्ष के लोगों की हाइट औसतन 1.3 सेंटीमीटर बढ़ चुकी है और वर्ष 1985 की तुलना में एक 19 साल के युवा की औसत हाइट औसतन 9 सेंटीमीटर बढ़ी है। और इससे आप समझ सकते हैं कि चीन कैसे हर समस्या को लेकर एक योजना के तहत काम करता है। सोचिए, उसने इस चीज को भी भांप लिया कि हमारे देश के लोग जो हैं उनकी हाइट कम है, उनका कद बढ़ नहीं रहा है, उसे भी उन्होंने ठीक कर लिया। जबकि भारत में ये मुद्दे अभी सरकारों की प्राथमिकता में बहुत दूर है। यही कारण है कि चीन में जहां लोगों की हाइट बढ़ रही है, भारत में पिछले 20 वर्षों में 15 से 25 वर्ष के पुरुषों की हाइट औसतन 1.1 सेंटीमीटर कम हो गई है और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। बहुत फर्क होता है जरूरत और जरूरी होने में। कभी कभी आप जरूरत तो होते हैं लेकिन जरूरी नहीं होते।